नवनीत हिंदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम एक नए पाठ को शुरू करने जा रहे हैं, जो है हिंदी नवनीत कक्षा 9। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज के नए पाठ को। पाठ का नाम है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण के माध्यम से हम प्रकृति के बारे में जानेंगे। आइए पढ़ते हैं आगे। प्रकृति का भरा पूरा बड़ा परिवार है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, नदियाँ, जलाशय, खेत खलियान, पेड़ पौधे, जंगल सभी प्रकृति के परिवार में आते हैं। काफ़ी समय तक पेड़ पौधों की गणना जड़ पदार्थों में भी थे, किंतु भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध कर दिया कि उन्हें जीवन प्राप्त है, वह जड़ नहीं है। प्रकृति और मानव में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य प्रकृति का उपासक बना रहा है। स्त्री पुरुष प्रकृति की पूजा कर अपने को धन्य मानते आए हैं। कवियों ने प्रकृति के सौंदर्य को अपनी लेखनी का विषय बनाया है। प्रस्तुत पाठ में कविवर मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी का बड़ा ही मनोमुग्धकारी वर्णन किया है। चांदनी, मंद पवन, सुहावने वृक्ष, गोदावरी नदी के तट की सुंदरता, धरती की हरियाली पर चमकते ओस कणों का बड़ा ही सुंदर चित्रण है। प्रकृति हमारी तरह प्रसन्न भी होती है और करुणा से सजल द्रवित भी होती है। प्रस्तुत कविता में हमें पर्यावरण के प्रति सजग होने और प्रकृति के प्रति आत्मीय भाव प्रकट करने की प्रेरणा दी गई है। कविवर मैथिली शरण गुप्त ने अपने प्रकृति के उपादानों का मानवीकरण करते हुए सौंदर्य का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। आधुनिक हिंदी कविता में प्राकृतिक सौंदर्य को स्थापित करने वाले कोमलकांत पदावली के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत ने आ धरती कितना देती है में प्रकृति के प्रदेय को स्पष्ट किया है। धरती माता मुक्त हस्त से अपने पुत्रों को देती है, किंतु स्वार्थवश हम अधिक की अभिलाषा रखते हैं, जो उचित नहीं है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि का संदेश है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आइए कवियों के माध्यम से इस कवियों के जीवन परिचय को जानते हैं। पहले हम कवि परिचय मैथिली शरण गुप्त जी का। आइए जानते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। भारतीय संस्कृति की महिमा का अमर गान करने वाले राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में सन 1886 में हुआ। पिता सेठ रामचरण गुप्त से निष्ठा, भक्ति और कवित्व विरासत में मिला और माता से मिली अटूट श्रद्धा। आरंभिक शिक्षा चिरगांव की पाठशाला में हुई। तदुपरांत झांसी के मैकडॉनल्ड विद्यालय में अध्ययन किया। स्वाध्याय द्वारा हिंदी, संस्कृत, बांग्ला साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर गुप्त जी ने उच्च कोटि का साहित्य सृजन किया। सन 1964 में इनकी मृत्यु हुई। साकेत, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, पंचवटी, जयद्रथ व्रत, भारत भारती इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पंचवटी की सांस्कृतिक मूल्य के कारण वे रचना को संश्लिष्ट बनाते हैं। इस पर स्वच्छंदतावाद का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। गुप्त जी के काव्य में का मूल स्वर राष्ट्रीय संस्कृति का समन्वय और उसका उन्नयन है। भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम अतीत का जहाँ चित्रण किया है, वहीं आधुनिक काल को बाड़ी देने वाले गुप्त जी भावों की मार्मिक अभिव्यक्ति करते हैं। उर्मिला की पीड़ा, यशोधरा की व्यथा और कैकेयी का पश्चाताप उन्होंने मौलिकता से सजीव रूप में अभिव्यक्ति किया है। सभी प्रचलित काव्य शैलियों में उन्होंने काव्य रचना की है। सहज, सरल, आडंबर विहीन भाषा में उन्होंने काव्य लिखा है। सभी रसों का सहज प्रयोग करने वाले गुप्त जी का आधुनिक काल
की राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है। वे द्विवेदी युग के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। आगे हम देखते हैं और कवि परिचय में देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का कवि परिचय। प्रकृति के चेतेरे कविवर पंत जी का जन्म सन 1900 में कोसानी नाम के एक रमणीय पर्वतीय ग्राम में हुआ। वे हिंदी साहित्य उपवन के ऐसे पुष्प हैं जिन्होंने अपनी मादक सुगंधिक से रसिक जनों के चित्त को प्रफुल्लित किया है। भाव और कला दोनों की दृष्टि से पंत जी का काव्य वैभवपूर्ण है। कला के क्षेत्र में पंत जी ने सर्वथा ही नवीन काव्य का वैभवपूर्ण और रंगीन महल खड़ा किया है तथा भावना क्षेत्र में प्रकृति और मानव जीवन के अतुल भाव सौंदर्य से हिंदी काव्य जगत को संपन्न किया। उनकी अनुभूति एवं कल्पना इतनी सचेतन एवं प्रखर है कि प्रत्येक वर्णन चित्र बनकर सामने प्रस्तुत हो जाता है। उनका काव्य अनुभूति, चित्र और संगीत इन तीनों के सुंदर समन्वय के कारण प्रयाग की त्रिवेणी के समान एक नई मधुरिमा एवं महिमा के से आपूरित हो उठा है। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी आदि उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। पंत जी की काव्य कला में उनकी अपरिमेय कल्पना शक्ति की सृष्टि है। प्रेम और सौंदर्य का जैसा विकासशील गान उनकी कविता में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। पंत जी की कविता व्यक्तित्व की सीमा रेखा की बंधनी नहीं है। पंत जी अपनी लेखनी से ही नहीं, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व से भी कवि रहे हैं। इतिवृत्तात्मकता और द्विवेदी युगीन काव्य भाषा के स्थान पर नूतन काव्य भाषा के आविष्कार में पंत जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आगे हम इनकी कविताओं को देखते हैं। हम कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं और साथ साथ इनकी संदर्भ सहित व्याख्या भी करेंगे। तो देखते हैं पंचवटी कविता जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। आइए शुरू करते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के झोंकों से, मानो झूम रहे हैं तरवी मंद पवन के झोंकों से। शब्दार्थ आप देख लीजिए। संदर्भ इसका प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग है, इस अंश में कवि ने रात के समय की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया है। व्याख्या है, कविवर गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें पानी और स्थल पर खेल रही हैं। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी आकाश और पृथ्वी पर बिछी हुई है। इस चांदनी का स्पर्श पाकर पृथ्वी अपनी प्रसन्नता को घास की हरी भरी नोकों से प्रकट कर रही है। इस समय वृक्ष भी हवा के मंद मंद झोंकों से छूकर मस्त होकर प्रसन्नता से झूम रहे हैं। विशेष है, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा अलंकार है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियां हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियतिक नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। शब्दार्थ है, संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, इस अंश में कवि ने रात्रिकालीन क्रियाकलापों और प्रकृति नटी के कार्यों का वर्णन किया है। व्याख्या है, कवि गुप्त जी कहते हैं कि रात के समय पहरा देते समय प्रकृति की इस सुषमा को देखकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि पंचवटी में कितनी सुंदर और निर्मल चांदनी फैली हुई है, यहाँ की रात कितनी शांत है।
यहाँ पर स्वच्छ एवं सुगंधित हवा बह रही है। इस समय यहाँ ऐसी कौन सी दिशा है जो आनंद विहीन है, अर्थात कोई नहीं। इस शांत वातावरण में प्रकृति नटी के क्रियाकलाप भी चल रहे हैं, अर्थात रात्रि के समय भी प्रकृति के क्रियाकलाप बंद नहीं हैं। इसके ये क्रियाकलाप कितने अधिक और एकांत भाव से शांति के साथ चुपचाप चलते रहते हैं। विशेष है, प्रकृति पर कवि ने नटी का आरोप किया है, अतः रूपक अलंकार है, प्रकृति का मानवीकरण है, सहज एवं सरल खड़ी बोली का प्रयोग है। अगली पंक्तियां हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोल लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। शब्दार्थ देख लीजिए, संदर्भ पूर्वानुसार है, प्रसंग है प्रकृति का ही चित्रण किया गया है। व्याख्या करते हैं। कविवर गुप्त जी रात्रिकालीन सुषमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस समय पृथ्वी सबको सो जाने पर ओस के रूप में अपने मोती बिखेर देती है और प्रातःकाल होने पर सूर्य उन्हें ओस रूपी मोतियों को बटोर लेता है। कहने का भाव यह है कि रात्रि के समय जो ओस घास पर मोती के रूप में चमकती है, प्रातःकाल सूर्य की गर्मी से वह पिघल जाती है। इस प्रकार विश्राम प्रदान कराने वाली उस अपनी संध्या को वह सूर्य आकाश रूपी श्याम शरीर प्रदान कर उसके रूप को नए रूप में झलका देता है। विशेष है, प्रकृति का मानवीकरण, रूपक एवं अनुप्रास अलंकार, सहज एवं सरल खड़ी बोली। अगली पंक्तियां हैं। सरल तरल जिन तुहन कणों से हंसती हर्षित होती है, आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह उदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सहृदय भाव से सेती है। शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार, प्रसंग है। इस अंश में कवि ने प्रकृति एवं मानव को आत्मीय संबंधों का सुंदर ढंग से वर्णन किया है। व्याख्या है। कविवर गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण का कथन है कि इस पंचवटी में मानव और प्रकृति के मध्य आत्मीय संबंध है, क्योंकि यह प्रकृति मानव को सुख में प्रसन्न और दुख में दुखी होती है। सुख का एहसास वह ओस रूपी मोतियों की वर्षा करके तथा दुख का एहसास वह आंसुओं के समान हमारे साथ रुदन करती हुई दिखाई देती है, और यदि किसी से अनजाने में कोई त्रुटि हो जाए तो वह प्रकृति कड़ी से कड़ी सजा भी देती है। इसके साथ ही वह विनम्र भाव से वृद्धों और बालकों की समान भाव से सेवा एवं भरण पोषण भी करती है। विशेष है, प्रकृति का मानवीकरण अलंकार, अनुचित कार्य करने वालों को दंड की व्यवस्था भी प्रकृति ने कर रखी है। अनुप्रास एवं उपमा अलंकार, सहज एवं सरल खड़ी बोली। अगली पंक्तियां हैं। गोदावरी नदी का तट यह ताल दे रहा है, अब भी चंचल जल कलकल मानो तान दे रहा है, अब भी नाच रहे हैं अब भी पत्ते, मन से सुमन महकते हैं, चंद्र और नक्षत्र ललक कर लालच भरे लहकते हैं। शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार, प्रसंग है। कवि गोदावरी नदी में बहते जल का वर्णन करते हुए कहता है। व्याख्या है। कविवर गुप्त जी कहते हैं कि गोदावरी नदी का किनारा अब भी ताल दे रहा है, उसमें बहने वाला चंचल जल अपनी कलकल ध्वनि से मानो तान दे रहा हो। आज भी वृक्षों के पत्ते वायु का स्पर्श पाकर नाच रहे हैं तथा वहाँ प्रसन्न मन के समान पुष्प अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। यहाँ पर चंद्रमा और नक्षत्रगण ललक कर तथा लालच से भरकर प्रसन्न हो रहे हैं। विशेष है, प्रकृति का मानवीकरण, अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा अलंकार, सहज एवं सरल खड़ी बोली का प्रयोग। अगली पंक्तियां हैं। आँखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी यहाँ, जहाँ तहाँ झाड़ी से झड़ती है झरनों की झड़ी यहाँ।
वन की एक एक हिमकणिका जैसी सरस और शुचि है, क्या सौ सौ नागरिक जनों की वैसी विमल रम्य रुचि है। शब्दार्थ है, संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। इस अंश में कवि ने प्रकृति के अलौकिक एवं पवित्र सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या है, कविवर गुप्त जी कहते हैं कि उस पंचवटी में लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि यहाँ प्रतिपल नेत्रों के सामने हरियाली खड़ी रहती है तथा इस वन प्रदेश में जहाँ तहाँ झाड़ियों के मध्य झरझर करते हुए सुंदर झरने प्रवाहित हो रहे हैं। इस वन प्रदेश का एक एक कण सरस एवं पवित्र है। वे मन में सोचते हैं कि जितनी पवित्रता एवं सरसता इन ओस के कणों में निहित है, क्या उतनी ही पवित्रता एवं सरसता नगर में रहने वाले नागरिकों में देखने को मिलती है? अर्थात नहीं। क्या नागरिकों के हृदय में भी प्रकृति के सदृश सुंदर एवं पवित्र भावनाएं पाई जाती हैं? अर्थात नहीं पाई जाती हैं। कहने का भाव यह है कि कवि चाहता है कि मानव का मन भी प्रकृति के समान पवित्र होना चाहिए। विशेष कवि ने मानव में सद्विचारों की कामना की है। प्रकृति का मानवीकरण, उदाहरण अलंकार, सहज एवं सरल खड़ी बोली। अगली पंक्तियां आह धरती कितना देती है, जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है। इनकी पंक्तियों को देखते हैं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपए की कलदार मधुर फसलें खनकेगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। शब्दार्थ हैं, संदर्भ है। प्रस्तुत पंक्तियां आह धरती कितना देती है शीर्षक कविता से ली गई हैं। इसकी रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रसंग है, इसमें कवि ने अपने बचपन की घटना का वर्णन किया है। व्याख्या है, सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि मैंने बचपन में बाल सुलभ स्वभाव के अनुसार लोगों से छिपकर जमीन में कुछ पैसे गाड़ दिए थे। पैसों को गाड़ने के पीछे भावना यह थी कि पृथ्वी में जो भी बोया जाता है वह अगणित रूप से उपज कर हमें संपन्न करता है। कवि ने सोचा कि एक दिन निश्चय ही पैसों के पेड़ उगेंगे और फिर उन पेड़ों से रुपयों की कलदार खनक सुनाई देगी और इस तरह मैं एक बड़ा धनपति अर्थात सेठ बनूंगा। विशेष कवि ने बाल सुलभ भावना का वर्णन किया है। दूसरा है अनुप्रास अलंकार है। तीसरा सहज एवं सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियां हैं। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था तृष्णा को सींचा था। शब्दार्थ हैं, संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। प्रस्तुत अंश में कवि अपने बचपन की अज्ञानता का वर्णन कर रहा है। व्याख्या है, कवि कहता है कि मैंने बचपन में लोगों से छिपकर जमीन में पैसे बोए थे। उस बंजर भूमि में से पैसे का एक भी कुल्ला नहीं फूटा। उस पैसों का एक भी कुल्ला नहीं फूटा। उस बांझ पृथ्वी ने मेरे द्वारा गाड़े गए पैसों में से एक भी पैसा नहीं उपजाया। इस बात को जानकर मेरे सपने जाने कहाँ मिट गए और वे धूल में मिल गए। मैं निराश हो उठा, फिर भी बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा कि शायद कभी उनमें कुल्ले फूटें। मैं बालक की बुद्धि के अनुसार टकटकी लगाकर पावड़े बिछाकर उन रुपयों के उगने की प्रतीक्षा करता रहा। मैं अज्ञानी था, इस कारण मैंने भूमि में गलत बीज बोए थे। मैंने स्वार्थ की भावना से भूमि में पैसों को बोया था और उन्हें इच्छाओं की तृष्णा रूपी जल से सींचा था। विशेष
बाल स्वभाव का वर्णन किया है। अनुप्रास रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार है। पावड़े बिछाना, बाट ढोना, मुहावरे का प्रयोग। अगली पंक्तियां हैं। अर्धसती हराती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली सर्दे मुस्काएं, शीशी करत हेमंत खपे तरु झरे खिले वन। ओ जब फिर से गाड़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। शब्दार्थ है। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। कवि का कथन है कि रुपये बोने की उस घटना को लगभग 50 वर्ष बीत गए हैं। अनेक ऋतुएं आईं और चली गईं, पर पैसों में कुल्ला नहीं फूटा। व्याख्या है। कवि पंत कहते हैं कि जब बचपन में मैंने रुपये बोए थे, तब से लेकर अब तक 50 वर्ष गूंजते हुए निकल गए हैं। इस बीच में अनेक ऋतुओं परिवर्तित हुए। बसंत आया, पतझड़ बीता, ग्रीष्म तपी, वर्षा की झड़ी लगी, शरद ऋतु मुस्काई, शीशी करता हुआ और कांपता हुआ हेमंत भी आया। वृक्ष झड़ उठे, वन उपवन खिल उठे। मेरे मन में फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए हुए घने काले बादल भी पृथ्वी पर आकर वर्षा करते रहे, पर परिणाम कुछ नहीं निकला। विशेष प्रकृति के विभिन्न ऋतुओं का संकेत रूप में कवि ने चित्रण किया है। अनुप्रास अलंकार है। सहज एवं सरल खड़ी बोली है। अगली पंक्तियां हैं। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे अचल में मड़ी मड़ी बांध दिए हों। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात ही भी क्या थी याद जिसे रखता मन। शब्दार्थ है। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। कवि बचपन की एक अन्य घटना का वर्णन करते हुए कह रहा है। व्याख्या है। कविवर पंत कहते हैं कि मैंने जिज्ञासा से वशीभूत होकर आंगन के कोने में गीली मिट्टी को उंगली से कुरेदकर उसमें सेम के बीज बो दिए। उस समय मैंने ऐसा अनुभव किया कि मानो मैंने पृथ्वी के आंचल में मड़ी माड़िक बांध दिए हों। इसके पश्चात मैं इस छोटी सी बचपन की घटना को भूल गया, और वास्तव में बात में कोई ऐसी विशेष नहीं थी जिसे मैं अपने मन में धारण रखता। विशेष बचपन की घटना का वर्णन कवि ने किया है। अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा अलंकार है। सहज एवं सरल खड़ी बोली है। अगली पंक्तियां हैं। फिर एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, जब सहसा मैंने देखा, उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोनों में कई नवागत छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं। शब्दार्थ है। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। कवि द्वारा बोए गए सेम के बीजों से जब कुल्ला फूटकर नए नए पौधे उग आए, उसी का वर्णन है। व्याख्या है। कवि कहता है कि एक दिन शाम के समय जब मैं आंगन में टहल रहा था, तब मैंने देखा कि अचानक उससे आनंद से भर गया, और मैं उस दृश्य को देखकर आश्चर्य करने लगा कि यह क्या हो गया। मैं देखता हूँ कि उस आंगन के कोने में नए नए उगे हुए छोटे छोटे पौधे मानो छाते ताने हुए खड़े हों। विशेष है। नए उगे हुए पौधों को कवि ने छाता मान लिया है। अनुप्रास अलंकार है। भाषा खड़ी बोली है। अगली पंक्तियां हैं। छाता कहूँ कि विजय पताका जीवन की, या हथेलियाँ खोले थे वे नन्हे प्यारी। जो भी हो वे हरे भरे उल्लास भरे थे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे से। शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है। सेम के बीजों से निकले हुए नए पौधों को कवि ने अपने उपमानों का
उपमानों द्वारा व्यक्त करते हुए कह रहा है। व्याख्या है। कवि कहता है कि नवसृजित वे पौधे, उनमें जिनमें ऊपर के पत्ते निकल आए थे, उन्हें मैं छाता कह या विजय पताकाएँ कहूँ, या फिर कहूँ कि वे नन्हे पौधे अपनी हथेलियाँ खोले हुए खड़े हैं। जो कुछ भी कह हो, वे नए नए पौधे हरे भरे थे, उनमें बहुत उमंग भरी हुई है और वे पंख मारकर उड़ने की इच्छा बनाए हुए थे, अथवा यह कहा जाए कि वे अंडे को फोड़कर निकले हुए चिड़ियों के बच्चे जैसे लग रहे थे। विशेष है प्रकृति का आकर्षक वर्णन, संदेह, उपमा, अनुप्रास, अलंकार, भाषा, खड़ी बोली। अगली पंक्तियां हैं। निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले 20 सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और इन्हीं से बोने पौधे की यह पलटन मेरी आँखों के सन्मुख अब खड़ी गर्भ से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ। शब्दार्थ है। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है। सेम के नए पौधे की सुंदरता का वर्णन कवि कर रहा है। व्याख्या है। कवि कहता है कि उन सेम के नए पौधों को मैं अपलक भाव से क्षण भर के लिए देखता रह गया। तभी कुछ स्मरण आया कि कुछ दिन पहले मैंने इस आंगन में सेम के बीज बोए थे, और अब उन्हीं बीजों से मेरी आंखों के सामने बौने पौधे की पलटन खड़ी हुई है। एक पलटन अपने छोटे और नन्हे पैरों को पटक कर धीरे धीरे नित्य बढ़ती जा रही है। मैं उसी समय से उन्हें देख रहा, और धीरे धीरे वे अनगिनत पत्तों से लद गए, उनसे झाड़ियाँ भर गईं। विशेष है। सेम के बीजों से उगे हुए नए पौधों का मनमोहन वर्णन किया है। मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, उपमा, अलंकार का प्रयोग, भाषा, खड़ी बोली। अगली पंक्तियां हैं। हरे भरे टेंग गए कई मखमली चंदोव, बेलें फैल गईं बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़ी की टट्टी का हरे हरे सो झरने फूट पड़े ऊपर की। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। छोटे तारों से छितरे फूलों की छींटें, झागों से लिपटे लहरी श्यामला लतरों पर सुंदर लगते थे मानव के हंसमुख नभ से, चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से। शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है। सेम के पौधों के बड़े होने, फैलने और फूलने का वर्णन किया गया है। व्याख्या है। कवि कहता है कि सेम के पौधों के हरे भरे अनगिनत मखमली चंदोवे टंग गए थे। उनकी बेलें बलखा कर आंगन में लहरा कर और बाड़े की टटिया पर का सहारा लेकर ऊपर फैल गई थी। वे फूली हुई बेलें ऐसी लग रही थी कि जैसे हरे हरे सैकड़ों झरने ऊपर की ओर फूट पड़ रहे हों। बेलों की इस बढ़ती को देखकर मैं अवाक रह गया। मेरे मुंह से कोई शब्द न निकल सका, और मैं मन ही मन यह समझ गया कि वंश वृद्धि कैसे होती है। उन बेलों पर लगे हुए फूल ऐसे लग रहे हैं मानो सांवली बेलों पर छोटे छोटे तारे बिखर रहे हों। वे फूल मानव की हंसी युक्त पर आकाश जैसे लग रहे थे। वे चोटी में लगे हुए मोती जैसे, अथवा आंचल पर लगे हुए बूटों जैसे लग रहे थे। विशेष है। कवि ने सेम के पौधे की हरियाली और उन पर लगे हुए फूलों की सुंदरता का वर्णन किया है। अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग, भाषा, खड़ी बोली। अगली पंक्तियां हैं। ओ समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितने सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, पतली चौड़ी फलियां
उफ, उनकी क्या गिनती। लंबी लंबी उंगलियां सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों सी। झूठ न समझो चंद्रकलाओं सी, नित बढ़ती सच्चे मोती की लड़ियां सी ढेर ढेर खिल गईं। शब्दार्थ है। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। कवि सेम की बेल में लगने वाली फलियों की सुंदरता का वर्णन कर रहा है। व्याख्या है। कवि कहता है कि समय आने पर ओह देखो तो उन बेलों में कितनी अधिक फलियां निकल आई हैं। वे फलियां अनगिनत थीं। वे बहुत प्यारी थीं, वे पतली थी, चौड़ी थी, उनकी कोई गिनती नहीं थी। वे फलियां उंगलियों की जैसी लंबी थीं। वे फलियां नन्ही नन्ही तलवारों जैसी थीं। वे पन्ना मणि से निर्मित हारों जैसी थी। तुम इसे झूठ मत समझो, वे नित्य वैसे ही बढ़ती जाती थीं जैसे चंद्रमा की कलाएं नित्य बढ़ती जाती हैं। वे सच्चे मोती की लड़ी जैसी फलियां अधिक मात्रा में खिल जाती हैं। विशेष है। सेम की कलियों की तुलना में कवि ने नए नए उपमान दिए हैं। अनुप्रास एवं उपमा अलंकार। भाषा खड़ी बोली। अगली पंक्तियां हैं। झुंड झुंड झिलमिल कर कचकिचियां तारों सी, आग कितनी फूटी फलियां टूटी जाड़ों भर खाई। सुबह शाम वे घर घर पर की, पड़ोस पास के जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई। बंधु बांधवों मित्र अभ्यागत मंगतों ने जी भर भर दिन रात मोहल्ले भर ने खाई। कितनी सारी फलियां, कितनी सारी, कितनी प्यारी फलियां। शब्दार्थ। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। सेम की बेलों में इतनी फलियां उगी कि परिवारजनों, मित्रों, भिखारियों आदि सभी में खाई। व्याख्या है। कवि कहता है कि सेम की बेलों के झुंड झिलमिलाते हुए तारों जैसी फलियां लदी रहती थी। बेलों में से इतनी फलियां उतरी कि पूरे जाड़े भर हमने सुबह शाम पकाकर खाईं। इतनी ही नहीं, पड़ोसियों, पास में रहने वालों और अपरिचित परिचित सभी में हमने उन्हें बंटवाया। बंधु बांधवों, मित्रों, अतिथियों, भिखारियों आदि ने उन फलियों को दिन रात भर खाया। वे फलियां कितनी अधिक थीं, वे फलियां कितनी प्यारी थीं। विशेष है। फलियों की बहुतायत का वर्णन। उपमा, अनुप्रास अलंकार। भाषा खड़ी बोली। अगली पंक्तियां हैं। धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है, अपने प्यारे पुत्रों को नहीं समझ पाया था मैं इसके महत्व को। बचपन में निस्वार्थ लोग बस पैसे बोकर। शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। बचपन में मैंने पैसे बोने की भूल की, पर कवि प्रायश्चित करते हुए धरती माता के महत्व का वर्णन कर रहा है। व्याख्या है। कवि कहता है कि धरती माता कितना उपकार अपने पुत्रों पर करती हैं, इसे कोई नहीं जान पाया। वह अपनी संतानों को, अपने प्यारे पुत्रों को कितना देती हैं, इसे कौन जान पाया है, अर्थात कोई नहीं जान पाया है। मैं भी स्वयं धरती माता के महत्व को नहीं समझ पाया था और मैं बचपन में स्वार्थ के वशीभूत होकर पैसों की फसल उगाना चाहता था। वह मेरी अज्ञानता थी जिसे मैंने आज जान लिया। विशेष धरती माता की महत्ता का वर्णन है। अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल एवं खड़ी बोली है। अगली पंक्तियां हैं। रत्न प्रसवनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ, इसमें सच्ची ममता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानवता की ममता के दाने बोने हैं, जिसे उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसें दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है। बेल की परोपकारी भावना से कभी प्रवाहित हो जाता है और वह भी पृथ्वी पर सच्ची मानवता की फसल उगाना चाहता है। व्याख्या है। कवि कहता है कि हमारी धरती माता रत्नों से को उत्पन्न करने वाली इस बात को मैं अब समझ सका हूँ। मेरा यह प्रयास रहेगा कि हम सब मिलकर इसमें सच्ची ममता के दाने बोएं, इसमें ऐसे दाने बोएं जिससे इसके निवासी लोगों में सामर्थ्य शक्ति आ सके। इसमें हमें सच्ची मानवता की ममता के दाने बोने हैं
ताकि पृथ्वी की धूल अपने गर्भ में से पुनः सुनहरी फसलों के जन्म दे सके और फिर जीवन रूपी परिश्रम से सभी दिशाएं हंसने लग जाएं। कहने का भाव यह है कि सभी ओर खुशी छा जाए। जैसा हम इसे पृथ्वी में बोएंगे वैसा ही पाएंगे। विशेष है, कवि समाज में समरसता, खुशी और उल्लास की फसल उगाना चाहता है। लोकोक्ति का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर को देखें। पहला प्रश्न है, चंद्रमा की किरणें कहाँ कहाँ फैली हुई थी? उत्तर है, चंद्रमा की किरणें जलथल में तथा पृथ्वी से लेकर अंबर तक फैली हुई थी। अगला प्रश्न है, धरती अपनी प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट कर रही है? उत्तर है, धरती अपनी प्रसन्नता हरी घास की झोंकों में तथा मंद पवन से फूलने वाली तरुओं के द्वारा प्रकट कर रही है। अगला प्रश्न है, पैसा बोने के पीछे कवि का क्या स्वार्थ है? उत्तर है, पैसा बोने के पीछे कवि का स्वार्थ था कि उससे सुंदर सुंदर पेड़ उगेंगे, फिर बड़े बड़े होकर कलदार रुपए की फसल उगाएंगे, जिन्हें बेचकर कवि एक बड़ा सेठ बन जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि धरती में क्या बोया? उत्तर है, कवि ने धरती में सेम के बीज बोए। अगला प्रश्न है, कवि एक दिन अचरज में क्यों भर उठे? उत्तर है, कवि ने देखा कि एक दिन उनके घर के आंगन में जहाँ कवि ने सेम के बीज बोए थे, उनमें से छोटे छोटे पौधे उगाए हैं। इन्हें देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अगला प्रश्न है, कवि ने ओस की बूंदों को लेकर क्या कल्पना की थी? पंचवटी कविता के आधार पर बताइए। उत्तर है, कवि ने ओस की बूंदों को लेकर यह कल्पना की थी कि जब सारे संसार के प्राणी रात में सो जाते हैं, तब इस पृथ्वी पर चंद्रमा ओस रूपी मोतियों को बिखेर देती है। प्रातःकाल होने पर सूर्य अपनी किरणों रूपी झाड़ू से उन सभी मोतियों को बटोर लेता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति को नटी क्यों कहा गया है? उत्तर है, कवि ने प्रकृति को नटी इसलिए कहा है कि जिस प्रकार नटी अर्थात नर्तकी अपने हाव भाव एवं आंगिक चेष्टाओं द्वारा अपने भावों को व्यक्त करती रहती है, उसी प्रकार प्रकृति भी अपने क्रियाकलापों द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देती है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी के तट का मोहक वर्णन कीजिए। उत्तर है, कवि कहता है कि गोदावरी नदी का तट अब भी ताल दे रहा है और उसका चंचल जल कलकल की ध्वनि में अपनी तान दे रहा है। अगला प्रश्न है, कवि ने किरणों के सौंदर्य वर्णन में कौन सी युक्ति अपनाई है? उत्तर है, कवि ने किरणों के सौंदर्य वर्णन में यह युक्ति अपनाई है कि जैसे प्रकृति सरल और तरल ओस की बूंदों के द्वारा वह हर्षित होती है तथा विषम समय आने पर वह भी मानव के समान रोती है। अगला प्रश्न है, सुंदर लगते थे मानव के हंसमुख मन से। इस पंक्ति से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, सेम की श्याम वर्णी बेलों का सफ़ेद पुष्प के गुच्छे मनुष्य की उन्मुक्त हंसी के समान रग रहे थे। कवि ने सफ़ेद पुष्पों की तुलना मनुष्य के हंसते हुए मुख से की है। अगला प्रश्न है, कवि धरती माता के प्रति क्या धारणा बनी है? उत्तर है, कवि धरती माता को उपकार करने वाली, सबका हित करने वाली और बिना किसी लोभ के उनका पालन पोषण करने वाली मानता है। साथ ही कवि की मानता है कि जो व्यक्ति प्रकृति के साथ जितना श्रम करता है, धरती माता उसे उतना ही अच्छा फल देती हैं। अगला प्रश्न है, पंचवटी में प्रकृति के उपादानों की शोभा का वर्णन कीजिए। उत्तर है, पंचवटी में कवि ने प्रकृति के उपादानों के रूप में सूर्य, चंद्र, हरी घास, तरु, गोदावरी नदी की कलकल करती हुई जल तरंगें आदि का प्रस्तुत किया है। रात में चंद्रमा अपनी शीतल ओस की बूंदों से पृथ्वी को आनंदित करता है, तो प्रातःकाल सूर्य उन्हीं बूंदों को साफ कर देता है। पंचवटी में हरी हरी घास उगी हुई है। घास के कोमल नोकें पृथ्वी को रोमांच को व्यक्त कर रही हैं। संध्या का समय जगत के सभी प्राणी को विश्राम देने वाला बताया है। गोदावरी के जल की कलकल करती हुई तरंगें मानव मन की खुशी व्यक्त करने वाली हैं। है काव्यांश के प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। है बिखेर देती सवेरा होने पर। उत्तर है,
व्याख्या है। कविवर गुप्त जी रात्रिकालीन सुषमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस समय पृथ्वी सबको सो जाने पर उस रूपी में अपने मोती बिखेर देती है और प्रातःकाल होने पर सूर्य उन्हें ओस रूपी मोतियों को बटोर लेता है। कहने का भाव यह है कि रात के समय ओस घास पर मोती के रूप में चमकती है। प्रातःकाल सूर्य की गर्मी वह पिघल जाती है। इस प्रकार विश्राम प्रदान करने वाली उस अपनी संध्या को वह सूर्य आकाश रूपी श्याम शरीर प्रदान कर उसके रूप को नए रूप में झलका देता है। अगली पंक्ति है, पर बंजर डैश पैसा उगलता। उत्तर है, कवि कहता है कि जब मैंने बचपन में लोगों से छिपाकर जमीन में पैसे बोए थे, उस बंजर भूमि में से पैसे का एक भी कुल्ला नहीं फूटा। उस बांझ पृथ्वी ने मेरे द्वारा गाड़े गए पैसों से एक भी पैसा नहीं उपजाया। इस बात को जानकर मेरे सपने जाने कहाँ मिट गए और मैं बेधूल में मिल गए। मैं निराश हो उठा, फिर भी बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा, शायद कभी उनमें कुल्ला फूटे। मैं बालक बुद्धि के अनुसार टकटकी लगाकर पावड़े बिछाकर उन रुपयों के उगने की प्रतीक्षा करता रहा। मैं अज्ञानी था, इसी कारण मैंने भूमि में गलत बीज बोए थे। मैंने स्वार्थ भावना से भूमि में पैसों को बोया था और उन्हें इच्छाओं को तृष्णा रूपी जल से सींचा था। अगला प्रश्न है, मानवता की सुनहली फसल उगाने से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, मानवता की सुनहली फसल उगाने से कवि का यह आशय है कि हमें पृथ्वी पर उत्तम विचारों वाले बीज बोने चाहिए, साथ ही हमें उसमें अथक परिश्रम भी करना चाहिए। ऐसा होने पर उसमें से जो फल निकलेगा उससे समूची मानवता खुश एवं प्रसन्न रहेगी। कहीं पर दुख, दर्द, अभाव, निराशा एवं बुरे विचार देखने को नहीं मिलेंगे। कहने का भाव यह है कि यदि मनुष्य निस्वार्थ भाव से प्रेम एवं परिश्रम समाज में बांटता है तो उससे संपूर्ण मानवता का सुख अनुभव करेगा। अगला प्रश्न है, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कविता के आधार पर कवि का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इस कविता में कवि का आशय यह है कि यदि हम अच्छा बीज बोएंगे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे। यदि हम किसी स्वार्थवश बुरे बीज बोएंगे तो उनका परिणाम भी बुरा मिलेगा। इस कविता में कवि ने जीवन में दो प्रयोग किए हैं। प्रथम प्रयोग उसने बालपन की अज्ञानता में पृथ्वी में पैसे बोकर दिया था, जिससे उसे निराशा मिली थी। दूसरा प्रयोग उसने सेम के बीज बोकर दिया था, जिससे उसे सब और खुशी और आनंद मिला था। सेम के बेल पर इतनी कलियां उगी कि कवि ने जाने पहचाने परिवार तथा अन्य सभी को भरपेट खिलाया। कहने का भाव यह है कि दोष पृथ्वी पर नहीं होता, दोष हमारी अपनी भावना का होता है। यदि हमारी भावना शुद्ध, पवित्र एवं परोपकारी है तो उससे जहाँ हमें आनंद और शांति मिलेगी, वहीं हम समाज तथा देश का भी भला कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। मानो झूम रहे हैं तरवी मंद पवन के झोंकों से उत्प्रेक्षा अलंकार। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलपथल में। अनुप्रास अलंकार। निर्झर के निर्मल जल में ये गजरे हिला हिला धोना। पुनरुक्ति प्रकाश मानवीकरण अलंकार। विलोम शब्द लिखिए। सवेरा शाम, शुचि अशुचि, बूढ़ा जवान, हर्ष शोक दुख। पर्यायवाची शब्द, आँख का चक्षु नेत्र, रवि का दिनकर, सूर्य, धरती का पृथ्वी, वसुधा, रजनी का निशा, रात्रि, फूल का पुष्प, सुमन। अगली पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि रात में चंद्रमा द्वारा टपकाई गई ओस की बूंदों को प्रातःकाल होने पर सूर्य उन्हें बटोर लेता है। अगली पंक्ति है, अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि ने दिखाया है कि प्रकृति मानव के सुख में तुहिन कणों को बिखरा कर हंसती है, तो वहीं दुख में समय आत्मीय
भाव से अपने उपादानों द्वारा दुख भाव को व्यक्त करती रहती है। अगला प्रश्न है, पाठ में संकलित मानवीकरण अलंकारों के उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण है, पुलक प्रकट करती है धरती हरे तृणों के झोंकों से। दूसरा उदाहरण है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। अगला उदाहरण है, विरामदायिनी संध्या को दे जाता है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है, रत्न प्रसवनी है वसुधा अब समझ सका हूँ। ये सब इनकी मानवीकरण अलंकार की पंक्तियाँ हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।